हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान चैनल आपको CHSL 2025-2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ्स और इंग्लिश का देने जा रहा है। अभी जो सेशन आप देख रहे हैं ये इंग्लिश का सेशन है जो MK मिश्रा मैं खुद तैयारी करा रहा हूँ आपका, और मैथ्स इसमें देख रहे हैं RJ सर। बहुत शानदार शानदार सेशन आपको मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो जिस पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स उपलब्ध हैं, तो उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करें। करेक्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को देखिए जो ग्रामेटिकल एरर रखता हो, यानी कॉमन एरर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विचार करें। करेक्ट कि दे डिसाइडेड टू, यहां तक पार्ट आपका ए है, यहाँ ए है, छूट गया है टाइपिंग। दे डिसाइडेड टू के बाद V1 इंफिनिटिव हो जाएगा, यहां से बी पार्ट है। स्प्लिट द विनिंग्स, उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो जीता हुआ रकम है, जीता हुआ चीज है, उसको वो लोग बंटवारा करेंगे, बांटेंगे बिटवीन 4 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के 4 लोगों के बीच में वो लोग बांटेंगे। एक बात बताइए, दे डिसाइडेड क्या गलती है? तो नहीं। दे डिसाइडेड पास्ट का घटना है। टू स्प्लिट इंफिनिटिव है, पर्पस के लिए यूज किया गया है। तो वे लोग डिसाइड किए, क्या डिसाइड किए? तो वो विनिंग्स को बंटवारा करेंगे, जो जीता हुआ रकम है, उस जीता हुआ चीज है, उसका बंटवारा करेंगे 4 मेंबर्स के बीच में। तो 4 मेंबर्स के बीच में बंटवारा होगा तो बिटवीन नहीं, अमंग का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 के बीच में बिटवीन का दायरा होता है और 2 से ज्यादा के बीच में अमंग का दायरा होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहां भी कॉमन एरर है, थोड़ा सा विचार कीजिए। यहाँ ए पार्ट यहां से शुरू हो रहा है कि द न्यू स्मार्टफोन इज। न्यू स्मार्टफोन सब्जेक्ट है, सही है। वर्ब आ गया इज, सिंगुलर, ये भी सही है। मच मोर स्लीकर एंड लाइटर देन द प्रीवियस मॉडल, पिछले वाला जो मॉडल था उसके तुलना में ये बहुत ज्यादा पतला भी है, बहुत ज्यादा हल्का भी है। तो ध्यान दें, न्यू स्मार्टफोन इज मच मोर स्लीकर, यही गलती हो गया। स्लीक से एडजेक्टिव का कंपैरेटिव क्या बना? तो स्लीकर बन गया। तो यदि स्लीकर एडजेक्टिव बना तो एक बात हमको बता दीजिए, ये स्लीकर कंपैरेटिव डिग्री बना। तो कंपैरेटिव यदि बना तो ऑलरेडी जब कंपैरेटिव है तो मोर का गुंजाइश कहां है? हाँ, अगर गुंजाइश होगा तो किसका होगा? मच का होगा। याद रखा जाए कि मोर स्लीकर नहीं बल्कि मच स्लीकर होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म पर और स्ट्रेस देने के लिए मच या फार का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेटर, मच बेटर, फार बेटर। कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि मोर बेटर। मोर और बेटर यानी 2 कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ये मोर नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हुआ? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। सही कंजंक्शन यहां चुनना है। देखिएगा, अनलेस कब यूज किया जाता है? तो ध्यान दिया जाए, अनलेस कब होता है? जब निगेटिव कंडीशन दिया जाता है तब। तो अनलेस का सेंस हो जाता है इफ डॉट डॉट नॉट, यानी नेगेटिव कंडीशन होता है तो क्या यूज किया जाता है? अनलेस। ऑल्दो क्या होता है? तो ये कंट्रास्ट दर्शाता है। सेंस में यदि अगर कंट्रास्ट हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहां ऑल्दो का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं 2 क्लॉज हो, एक क्लॉज पॉजिटिव बात करता हो, एक नेगेटिव बात करता हो, तो ऐसी स्थिति में ऑल्दो का कंडीशन दिया जाता है। प्रोवाइडेड दैट का सेंस क्या है? तो ये सिंपल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। ये कंडीशन जो है, प्रोवाइडेड दैट का सिंपल सेंस हो जाता है इफ। वेयर एज भी क्या होता है? तो ये भी कंट्रास्ट होता है, ये भी जबकि के सेंस में यूज किया जाता है। जो ऑल दो का सेंस है वैसा ही सेंस वेयर एज भी पैदा करता है। अब जरा सा देखा जाए, आसान हो जाएगा।
ही विल बी प्रोमोटेड, उसका प्रमोशन होगा। ही इम्प्रूव्स हिज कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, उसका प्रमोशन होगा यदि वो अपना कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव कर लेगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। एक बात बताइए, उसका प्रमोशन होगा ये भी पॉजिटिव है, ये कंडीशन डाल रहा है कि यदि वो अपना कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल को डेवलप कर लेता है, इम्प्रूव कर लेता है, तो उसका प्रमोशन होगा। ये सिंपल कंडीशन का बात कर रहा है। तो सिंपल कंडीशन में अनलेस का तो सेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि अनलेस का कंडीशन नेगेटिव होता है। अच्छा, यहां भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा है नहीं, तो ऑल्दो भी नहीं होने जा रहा, वेयर एज भी नहीं, तो सीधे सीधे प्रोवाइडेड दैट होना चाहिए कि यदि वो इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी लोग सेशन को थोड़ा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर करें और हमारा ऐप कंपटीशन प्रो को डाउनलोड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। ध्यान दिया जाए, रैंकर का अर्थ क्या होता है? तो रैंकर होता है द्वेष, रैंकर होता है शत्रुता। अब ऑप्शन देखिए, एमिटी का अर्थ क्या है? तो ये दोस्ताना होता है, ये मित्रवत होता है, ये अनुकूल होता है। गुडविल होता है किसी की ख्याति, किसी व्यक्ति का अगर पॉपुलरिटी है तो वो क्या है? उसका गुडविल है। एनिमोसिटी का भी अर्थ क्या है? तो ये भी होता है शत्रुता, ये भी होता है द्वेष। हार्मनी का भी अर्थ होता सामंजस्य होता है, सामंजस्य होता है, संतुलन होता है, ये हार्मनी है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एनिमोसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर भी फिर सिनोनिम चुनना है, जरा सा ध्यान दें। एस्च्यू का अर्थ क्या होता है? परहेज करना होता है, याद रखा जाए यह परहेज करना होता है, से दूर रहना होता है। अब ऑप्शन लिखा जाए, एक्सेप्ट का मतलब क्या है? तो ये स्वीकारना होता है। एम्ब्रेस का अर्थ क्या है? तो ये गले लगाना होता है, कोई चीज का आत्मसात करना होता है, इसको एम्ब्रेस बोला जाता है। अवॉइड का अर्थ क्या है? तो ये भी है परहेज करना, से बचना। अब परसू का अर्थ क्या है? तो ये है तलाशना, ये होता है पीछा करना, हाँ, कोई चीज ग्रहण करने का कोशिश करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी, अवॉइड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पार्लियामेंट वर्ड है, आप जानते होंगे अपना संसद, तो पार्लियामेंट का स्पेलिंग क्या होगा? तो PARLIAMENT। और पार्लियामेंट में देखिए, अब तो यहाँ ए नहीं है इसलिए ये गलती है, यहां पर पार्लियामेंट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट ये सही है, यहां ए के बाद आई कर दिया, ये गलत है। आंसर नंबर कौन बनेगा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। OWS का क्वेश्चन है, जरा सा देखा जाए। इस OWS के क्वेश्चन को देखिए, तो कह कि a statement that is obviously true and needs no proof। वैसा स्टेटमेंट जो निसंदेह सत्य है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, मैक्सिम का अर्थ होता है कहावत, ये प्रोवर्ब का सिनोनिम्स होता है। एक्सियोम होता है स्वयं सिद्ध सत्य, स्वयं सिद्ध सत्य, वैसा ट्रुथ जिसमें कहीं कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी यूनिवर्सल बातें होती हैं। प्रोवर्ब का भी अर्थ क्या है? तो ये भी हमारा कहावत है, प्रोवर्ब भी होता है कहावत। एपिग्राम कौन होता है? तो मनोरंजक कहानी को बोला जाता है, मनोरंजक बोला जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो
तो आपका एक्सियोम होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ एंटोनिम चुनना है। देखा जाए एरुडाइट का अर्थ क्या है, तो विद्वान होता है, यह ज्ञानी के सेंस में यूज किया जाता है, नॉलेजेबल। इग्नोरेंट का अर्थ क्या हो गया, तो ये हो गया अज्ञानी, अज्ञानी। अनभिज्ञ के सेंस में भी यूज करते, जिसको किसी चीज के बारे में बिल्कुल पता न। इंटेलेक्चुअल का अर्थ क्या हो गया, तो ये हो गया बौद्धिक। वाइज का मतलब क्या है, तो ये होता है बुद्धिमान। स्कॉलरली का अर्थ क्या है, तो ये होता है विद्वान। अब हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो एरुडाइट का ये तीनों का तीनों सिनोनिम्स है। एंटोनिम एकमात्र है कौन, इग्नोरेंट। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट नरेशन लिखना है, थोड़ा सा विचार कीजिए। द चिल्ड्रेन सेड टीचर प्लीज प्लीज शो अस व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। बच्चों ने टीचर से कहा है कि कृपया दिखाइए कि बॉक्स के अंदर क्या है। द टीचर सेड, तो ध्यान दिया जाए प्लीज लगा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यह रिक्वेस्ट का बात कर रहा है, यानी प्लीज काइंडली हम कहाँ यूज करते, जब रिक्वेस्ट करते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आज सेड को क्या कर देंगे, तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर। अब यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए कमा इन्वर्टेड कमा के बदले टू हो जाएगा। टीचर संबोधन के लिए है तो इसी का पार्ट होता है। जब रिक्वेस्टेड आ गया तो प्लीज काइंडली हट जाएगा, तो सीधे होगा टू शो। अस सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, तो टू शो देम। व्हाट इज के जगह क्या हो जाएगा, वाज। इनसाइड द बॉक्स। अब ऑप्शन देखो, द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर टू शो देम व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स। बिल्कुल सही है, यही आंसर होना चाहिए। द चिल्ड्रेन अर्ज्ड, ये भी हो सकता है। आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना सेम सेंस देता है। द चिल्ड्रेन अर्ज द टीचर टू शो अस, ये अस गलत है, देम होना चाहिए। फिर बात कर रहा है कि द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर शो देम व्हाट हैज बीन, ये कैसे है, इज को वॉज में बदलेंगे, हैज बीन तो नहीं हो सकता। द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड द टीचर प्लीज, फिर ये गलत हो गया, यहाँ टू शो रहता तो चलता। आंसर नंबर ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। फिर एंटोनिम लिखना है। देखिए डर्थ का अर्थ होता है कमी, डर्थ का अर्थ होता है अभाव, तंगी, डर्थ है। स्कार्सिटी भी होता है कमी या अभाव। अबंडेंस का अर्थ क्या है, तो ये प्रचुरता होता है। लैक का मतलब ये है कमी, अभाव, ध्यान दें। शॉर्टेज का अर्थ भी क्या है, तो कमी है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हमारा सीधे सीधे डर्थ का यदि एंटोनिम बात करेंगे तो अबंडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तीनों का तीनों ये सिनोनिम्स है, अबंडेंस एंटोनिम। Choose the correct spelling to complete the sentence. He lost his most valuable during the move. कह रहा है क्या कि वो अपना वैल्यूएबल जो है पोसेशन, इसका ये स्टेप लेते वक्त तो अपना सब एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल चीज, मोस्ट वैल्यूएबल चीज अपना वो खो दिया। तो देखिए पोसेशन का अर्थ क्या होता है, तो पोसेशन का तो अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र, या कहिए कोई वस्तु, किसी के पास की कोई वस्तु। अब देखिए पोसेशन का स्पेलिंग क्या है, तो पोसेशन होता है POSSESSION। तो ऑप्शन देखा जाए, यहां देखिए SE कर दिया जो गलत है, यहां सिंगल एस कर दिया गलत है, यहां डबल एस सही है, पोसेशन यही सही है। ये क्या है, तो अधिकृत वस्तु, अधिकृत वस्तु, ध्यान दिया जाए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। देखिएगा
लेट द एग्रीमेंट्स टर्म्स बी फुली अंडरस्टूड बाई ऑल पार्टीज बिफोर साइनिंग। कह रहा है क्या कि साइन से करने से पहले सभी पार्टी को इसका टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक से समझ लेने दिया जाए। एक बात बताइए, ये है कैसा है? तो बी प्लस भी3 है यानी पैसिव है, बनाना क्या है तो एक्टिव है। तो लेट से पैसिव किस किस चीज का चालू होता है? तो दो चीज का, एक इंपरेटिव सेंटेंस का और दूसरा जो यदि लेट से खुद शुरुआत रहे एक्टिव तो उसका पैसिव आप लेट से बनाते। तो देखिए इसमें इंपरेटिव है तो इंपरेटिव का शुरुआत वर्ब से होता है जो नहीं है, तो ऑल पार्टीज ये सब तो नहीं होने जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है लेट से, तो क्या होगा? लेट ऑल पार्टीज फुली अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट्स टर्म्स, यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। Choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. ध्यान दीजिए यहाँ इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। 5 kilometers are the distance between my house and the airport. मेरे घर और एयरपोर्ट के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जरा सा ध्यान दिया जाए, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स में स्ट्रक्चर समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये है नंबर, इसके बाद ये क्या है? तो ये है मेजरमेंट। और रूल है कि यदि नंबर प्लस मेजरमेंट कोई यूनिट बनाता हो तो उसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जैसे 10 माइल या 10 माइल्स दोनों सही है, मेजरमेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाएगा। 5 किलो इज ए हेवी वेट बोला जाएगा। तो उसी आधार पर 5 किलोमीटर्स आर नहीं इज होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, तो यहां भी वर लगा दिया जो गलत है। यहां 5 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। 5 किलोमीटर इज टू बी द डिस्टेंस, फिर तो यहाँ इज के बाद टू बी क्यों? बी प्लस इंफिनिटिव लगाने की क्या जरूरत? डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है डिस्टेंस, आई आर का कहीं सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी होना चाहिए। आप देख रहे हैं 26 नवंबर 2025 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। देखिएगा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ध्यान दी, एक्टिव दिया है तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। आसानी से बनाओगे तो पैसिव के लिए ए न्यू पॉलिसी पहले आ जाएगा, आ न्यू पॉलिसी। अब आप पहले से ऑक्सिलियरी वर्ब है हैज, बी फॉर्म प्लस भी3 आता है पैसिव के लिए, तो अनाउंस्ड भी3 है तो बी का भी3 बीन हो जाएगा। तो हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अनाउंस्ड अब बाई एजेंट हो जाएगा। तो अब देखा जाए और न्यू पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, ऑप्शन आपको मिल गया है। ध्यान दे, यहाँ वॉज लगा दिया, हैड बीन कुछ सवाल नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सब गलत है। Select the option that expresses the given sentence in direct voice. आप इनडायरेक्ट नरेशन देख रहे हैं, इसको डायरेक्ट में बदलना है। आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए 4 चीज का परिवर्तन देखा जाता है: प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और यूज ऑफ कंजंक्शन देखा जाए। तो ये है माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी कुड, तो टोल्ड मी को सेड टू मी कर सकते हैं, टोल्ड भी छोड़ देंगे तो गलती नहीं है। दैट के बदले हम कमा इन्वर्टेड कमा को लाएंगे। सी माई फ्रेंड के लिए है, तो ऐसी स्थिति में ये पहले आई होगा फर्स्ट पर्सन, तब ना माई फ्रेंड के लिए सी लगा। कुड क्या हो जाएगा? तो कैन, कुड हो जाएगा कैन। अब ऑप्शन देख लीजिए, कैनट कम, कैनट कम के बाद इन्वर्टेड कमा हो जाएगा। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, सी कुड नॉट गलत है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट कम, यही आंसर होना चाहिए। कुड माइट का कोई ऑप्शन हम क्यों सोचेंगे फिर इसके बाद?
रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट पैराग्राफ। देखिएगा, ए हिस ऑफ एयर and a flat tire ended his road trip suddenly. A hiss of air, हवा निकलने का आवाज, एक तरह से फुफकार की आवाज को हिस कहा जाता है। तो अब कह रहा है कि हवा निकलने का जो आवाज और उसके बाद उसका टायर का फ्लैट हो जाना यानी चपट चिपट जाना, इसी उसका रोड ट्रिप अचानक इसी पर आकर रुका, यानी उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब देखिए, ही रेज्ड द कार, वो अपने कार को जैक किया, उठाया। His wrench already loosening lug nuts with a stick। और उसका जो रिंच था वो बस लगातार उसमें लगा हुआ था उसको खोलने के लिए, नट्स को खोलने के लिए। फिर आगे कह रहा है कि विथ अ ग्रंट, ग्रंट का अर्थ होता है घरघराहट की आवाज और गुस्साहट की आवाज। ही रिप्लेस्ड द वर्न टायर, टूटा हुआ जो फटा हुआ टायर जो था उसको उसने रिप्लेस किया विथ द टीनी स्पेयर। कह रहा है कि छोटा सा एक टायर और था, मतलब दूसरा टायर से, वह स्पेयर टायर से उसको रिप्लेस किया। ए स्टॉपेज मेजर, तो देखिए पहला कह रहा है कि उसकी गाड़ी पंचर हुई, फिर वो गाड़ी को ऊपर उठाया, इसके बाद कह रहा है कि वो क्या किया, तो टायर को रिप्लेस किया, और कुछ देर बाद अब फिर वापस वो अपना व्हीकल लेकर रोड पर था, आगे बढ़ने को तैयार था। किसी व्यक्ति की गाड़ी पंचर हुई है और वो सीरीज में उसका दायरा है। तो बोलिए ऑप्शन कहीं गलती है? तो नहीं, PQRS में ये सजा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंग, सेम वही बात है। देखिए, ही क्राफ्टेड हिज थॉट्स इनटू ए केयरफुल मैसेज। करे क्या कि ही crafted his thoughts into a careful message, his fingers flying across the keys। वो कंप्यूटर पर अब एक मैसेज तैयार कर रहा था, उस मैसेज में अपने विचारों को वो टाइप किया, वो जो मैसेज देना चाहता था वो टाइप किया। पहला पॉइंट यहां है। फिर देखा जाए आगे, he swiftly entered a lengthy string of characters। वो फिर धीरे से क्या किया कि बहुत सारे शब्द जो थे उसको टाइप किया। एंड नंबर्स दैट वाज द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, वो एक करे कुछ कैरेक्टर्स वो टाइप किया जो कि रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस था, यानी वो ईमेल एड्रेस को टाइप किया। पहले है कि मैसेज में अपना जो मैसेज देना चाहता था वो मैसेज को उसने बढ़ाया, टाइप किया। इसके बाद ये कह रहा है कि क्या किया, तो ईमेल नंबर टाइप किया। फिर कह रहा है कि सिंपल सब्जेक्ट लाइन समराइजेस द एंटायर पॉइंट ऑफ द मैसेज। एक सिंपल सब्जेक्ट जो था उसी के दायरे में सारा का सारा मैसेज आता है। ही ब्रीथेड ए लास्ट साई ऑफ रिलीफ एज ही हिट द सेंड बटन। वो अंत में राहत का सांस लिया जब वो सेंड बटन दबाया एंड सा द ईमेल डिसअपियर, और उसने देखा कि ईमेल गायब हो गया, मतलब ईमेल चला गया। एक व्यक्ति ईमेल कर रहा है, उसका चेन ऑफ इवेंट्स की चर्चा यहां पर है। कह कि सबसे पहले वो एंटर लेंदी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, सबसे पहले किसी का ईमेल एड्रेस वो डाला, उसके अंदर मैसेज डालेगा ना, तो सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा क्यू। उसके बाद उस सब्जेक्ट को समराइज किया है, क्यू के बाद क्या होगा आर। इसके बाद वो उसमें अपना जो मैसेज थॉट्स डालना था वो थॉट्स डाला, और लास्ट में वो उसको सेंड कर दिया। ऐसे भी समझिए सेंड बटन लास्ट में जाएगा, तो एस लास्ट में है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है क्या कि सी ग्रेसफुली फिनिश्ड विथ हर आर्म्स अप आफ्टर लैंडिंग फ्लॉलेसली ऑन बोथ फीट। कह रहा है कि बड़े ढंग से वो अपना हाथ जो ऊपर की थी वो उसको काम को पूरा की, मतलब वो एक्सरसाइज पूरा की आफ्टर लैंडिंग फ्लॉलेसली ऑन बोथ फीट्स, पैरों पर। फिर उसके बाद वो
आसानी से उतर पाई। ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है कि सी फ्लिप्ड एंड ट्विस्टेड हर बॉडी इन मिड एयर एज सी ब्लास्टेड हरसेल्फ ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड। कह रहा है कि सी फ्लिप्ड एंड ट्विस्टेड हर बॉडी, वो अपना बॉडी को ट्विस्ट की, बॉडी को घुमाई मोड़ी, इन मिड एयर, हवा में अपने आप को यानी बॉडी को घुमाई, जैसे कि कह रहा है कि सी ब्लास्टेड हरसेल्फ ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, जैसे कि वह स्प्रिंग बोर्ड पर अपने आप को उछाल रही हो। फिर कह रहा है कि सी रैन ब्रिस्कली इन द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड टू स्टार्ट हर रूटीन, वो तेजी से दौड़ी उस दिशा में जिस तरफ वॉल्ट रखा हुआ था, ताकि वो अपना रूटीन का शुरुआत कर सके। विथ ए फॉल्टलेस परफॉर्मेंस एंड ए परफेक्ट स्कोर सी बॉर्ड टू द जजेस एंड ऑडियंस, और बहुत शानदार अपने परफॉर्मेंस के साथ बिना यानी त्रुटिहीन परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद जजों के सामने वो सम्मान में अपना प्रेजेंटेशन दी। एक बात बताइए, यह किसी लड़की का प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, वो कहीं फिजिकल प्रेजेंटेशन दे रही है, यानी कोई एक्रोबेटिक वो परफॉर्मेंस दे रही है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या है कि वो तेजी से दौड़ी। क्लियर है? उस दिशा में जिधर बॉल्ट था, ताकि वो अपना रूटीन स्टार्ट कर सके। आप देख रहे हैं यहाँ इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद विथ ए फॉल्टलेस परफॉर्मेंस एंड ए परफेक्ट स्कोर, कर रहा है क्या कि एकदम परफेक्ट उसने स्कोर किया, और जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने वो झुककर अभिवादन की। फिर क्या होगा? ध्यान दे, उसके बाद सी ग्रेसफुली फिनिश्ड विथ हर आर्म्स अप, और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर उठाई, और उसके बाद फ्लॉलेसली ऑन बोथ फीट, और उसके बाद अपने पैरों पर आकर रुकी, मतलब उछली, खुशी में उछली। तब कह रहा है कि सी फ्लिप्ड एंड ट्विस्टेड हर बॉडी इन मिड एयर। तो यह ऑप्शन क्या होना चाहिए? RSPQ ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? Which of the following pairs of homophones can be used to fill in the blanks? देखिए, इस नॉट दोनों का सेम सेंस है। जब भी आप इसको सर्च करेंगे तो दोनों का सेम सेंस मिलेगा। ये शून्य का सेंस में आता है, बेकार के सेंस में आता है, यूजलेस। ये तो नॉट जानते होंगे, नॉट वही है। देखिएगा, His years of effort, उसके वर्षों का प्रयास, केम टू नॉट, यानी उसका वर्षों का प्रयास बेकार चला गया। When the invention was rejected, जब इन्वेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। But he reminded himself that failure does, डज के बाद डू, डज के बाद नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, पहला में नॉट और दूसरा में नॉट यहाँ है, तो सीधे आंसर कौन सा होना चाहिए? सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following words refers to the misuse or violation of something that is considered sacred? कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड दर्शाता है कि किसी पवित्र चीज को मिसयूज किया जा रहा हो या पवित्रता उसका भंग किया जा रहा हो। देखा जाए, डिफेमेशन होता है बदनामी, डिफेम का ही अर्थ होता है किसी को बदनाम करना। डिसक्रेशन का अर्थ होता है, ये होता है, ध्यान दे, किसी को अपवित्र करना या किसी पर कलंक लगाना, अपवित्रता। फॉर्जरी का अर्थ है धोखेबाजी। इनसबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन होता है आज्ञा पालन, तो इन सबऑर्डिनेशन क्या हो गया? अवज्ञा हो गया। तो ये हो गया आज्ञा ना मानना, अवज्ञा। आंसर क्या होना चाहिए? आपका डी होना चाहिए, डिस्क्रेशन। आते हैं पैसेज की ओर। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखा जाए, इन इंडियाज फिजिकल आर्किटेक्चर, taxation constitutes a cardinal instrument
for resource mobilization and equitable wealth distribution. ध्यान दीजिएगा, इन इंडियाज फिस्कल आर्किटेक्चर, फिस्कल होता है वित्तीय, हाँ, अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित। तो भारत का जो वित्तीय संरचना है, टैक्सेशन है, वो कंस्टिट्यूट्स अ कार्डिनल इंस्ट्रूमेंट, वो एक बहुत बड़ा संविधानिक स्वरूप तैयार करता है। उस तैयार करता है किस लिए? तो फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, संसाधनों का सही बंटवारे के लिए, संसाधनों का सही पारदर्शिता के लिए, एंड इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और संसाधन का, धन का सही बंटवारे के लिए हमारा जो टैक्सेशन है और फिस्कल जो आर्किटेक्चर है वो एक संवैधानिक स्वरूप तैयार करता है। ब्रॉडली बाइफर्केटेड into direct and indirect levies. The system encompasses a complex interplay of statutory provisions, administrative machinery, and compliance frameworks. ध्यान दिया जाए, ब्रॉडली बाइफर्केटेड, व्यापक रूप में देखा जाए तो हमारे टैक्सेशन स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवीज, यानी डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। द सिस्टम इनकम्पासेस, जिसके दायरे में, सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल हमारे पास उसका संविधान है, नियम कानून है, हाँ, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, और साथ साथ करा है क्या कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क, यानी एक बहुत संरचनात्मक स्वरूप है टैक्सेशन का, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। फिर कह रहा है डायरेक्ट टैक्सेस exemplified by income tax and corporate tax are levied directly on individuals or entities based on their earnings or profits. डायरेक्ट टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस का है कि एग्जाम्प्लीफाइड बाई, जिसको दर्शाया जा रहा है, किस रूप में दिखाया गया है? तो इनकम टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, जो टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स थोपा जाता है किसी इंडिविजुअल्स पर या एंटिटीज, किसी उद्योग जगत पर, वो उनके अर्निंग्स पर, उनके प्रॉफिट पर जो टैक्स आता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस माने जाते हैं। These imposts embody the principle of progressive taxation. These imposts, ये जो टैक्सेस जो थोपे जा रहे हैं किसी पर, किसी व्यक्ति पर, वो इस सिद्धांत को दर्शा रहा है कि टैक्सेशन के माध्यम से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की टैक्सेस उस माध्यम में बढ़ रहे हैं। वेयर इन, जबकि, ध्यान दीजिए, यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी बढ़ता हुआ टैक्सेशन दर्शाता है। वेयर इन हायर इनकम ब्रैकेट्स अट्रैक्ट प्रोपोर्शनेटली हायर रेट्स, जिसके दायरे में हायर इनकम में हायर प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स होता है, रेट्स होता है, यानी यदि इनकम बढ़ता है तो ऐसी दायरा में टैक्सेशन भी बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबल का अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्पष्टता, प्रोमोटिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके तहत यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक तरह से न्याय हो रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा धन कमा रहा है तो उस पर टैक्सेशन भी ज्यादा लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वर्जली आर इम्पोज्ड ऑन goods and services with the burden ultimately borne by the end consumer. आज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कर रहा है कि वो ठीक इसके उल्टा, वो कहाँ किस चीज पर लगता है? तो गुड्स पर लगाए जाते, सर्विसेज पर लगाए जाते, और लास्ट में वो झेलता कौन है? तो कंज्यूमर झेलता है। लास्ट में ये टैक्सेस कौन झेलता? कंज्यूमर्स। The advent of the Goods and Services Tax (GST) in 2017 subsumed
a plethora of erstwhile levies such as excise duty, service tax, and value added tax, creating a unified national market. देखिए, एडवेंट का अर्थ होता है आगमन। जीएसटी के आगमन के साथ करा है कि 2017 में जो जीएसटी का आगमन आया, उसके दायरे में सब सम का अर्थ होता है आगोश में लेना, अपने दायरे में रख लेना। तो अब जीएसटी के दायरे में ही आ रहा है अब प्लेथोरा ऑफ, प्लेथोरा का अर्थ होता है बहुत सारा, एर्सवाइल का अर्थ होता है बकाया, पीछे का। तो जितना सारा ये सब पीछे चर्चा हुआ है टैक्सेस, ये सब आ जा रहे हैं जीएसटी के दायरे में, जैसा कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, इसके बाद ये सब जो है हमारे करा है कि ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट एक स्वरूप में ला देता है सारा का सारा टैक्स का, और ये एक स्वरूप का एक तरह का मार्केट सबके लिए हो जाता है। वाइल GST has a streamlined compliance and reduced cascading effects, debates persist regarding its impact on a small enterprises and revenue buoyancy। ध्यान दिया जाए, कर रहा है क्या कि while GST has a streamlined compliance, कर रहा है कि जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि जीएसटी इन सभी को एक स्वरूप में बांध दिया, बहुत सारे टैक्स के जो टैक्स का जो बौछार था, कास्केड का अर्थ होता है बौछार करना, ऐसे झरना भी होता, तो बहुत सारा जो टैक्स का बौछार था उसको कम कर दिया जीएसटी। अब डिबेट्स ये यहाँ पर आ रहा है इससे संबंधित, इसके असर पर ये डिबेट्स चल रहा है, इस पर लोग बहस कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योगपतियों पर इसका बुरा असर पड़ रहा, और रेवेन्यू ब्यूएंसी, और जो रेवेन्यू का स्वरूप है, रेवेन्यू जो बढ़ रहा था, उस पर इस पर असर पड़ रहा है। इन एडिशन, साथ ही इंडिया इम्पोजेस एंसिलियरी ड्यूटीज such as customs duty on imports intended both to generate revenue and to protect domestic industries। in addition, साथ ही भारत जो है और भी कई तरह के टैक्सेस लगाता है, एंसिलियरी होता है सहायक, और कई सहायक टैक्सेस यानी कई तरह का ड्यूटीज, कई तरह का ड्यूटी मतलब एक टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्सेस लगाता है, जैसा कि कस्टम्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटीज, कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ता है, तो वो भी एक टैक्स है। इंटेंडेड बोथ टू जनरेट रेवेन्यू, जिसके माध्यम से, जिसका इरादा होता है रेवेन्यू जनरेट करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भी। द ओवरऑल टैक्स रेजिम थ्रू दो इंट्रिकेट, ओवरऑल जो टैक्स का स्वरूप है, टैक्स का जो बनावट है, संरचना है, यद्यपि देखने में जटिल लग रहा, इज पाइवोटल फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन भले ये जटिल लगे, लेकिन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, करा है क्या कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इसका रोल है, सोशल वेलफेयर में इस टैक्स का रोल है, एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, और जो डिफेंस में खर्च होते हैं वो भी पैसा सरकार को इसी टैक्स के माध्यम से जाता है। करा है क्या कि देयर बाई, अतः अंडरपाइनिंग द नेशंस डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री, अतः देश का जो उत्थान है, देश का प्रगति में भी ये बहुत बड़ा योगदान करता है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन पर देखते हैं। द क्लाउज वेयर इन हायर इनकम ब्रैकेट्स अट्रैक्ट प्रोपोर्शनेटली हायर रेट्स ईच। करा है कि ऐसा देखा गया टैक्सेशन के बारे में, करा है कि टैक्सेस, जबकि टैक्सेस हायर इनकम ब्रैकेट वाले को हायर रेट्स का टैक्सेशन चलता है, उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी रेशियो में उसको टैक्स देना होता है। तो एक चीज देखो, ये पूछ रहा है कि क्या है, तो एडवर्बियल क्लॉज तो नहीं है, इसलिए कि एडवर्बियल होता है कब, जब किसी वर्ब को एक्सप्लेन करना पड़े,
जब किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब को एक्सप्लेन करना पड़े तो एडवर्बियल होता है। ये टैक्सेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउन को एक्सप्लेन करने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो ये होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज नहीं है, एडवर्बियल क्लॉज और प्लेस भी नहीं है। Rewrite the following sentence by converting it into इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में बदलना है। देखिए, इंडिया imposes ancillary duties such as customs duty on imports intended both। देखिए, हम इतना पर क्यों दिमाग लगाएं? इंडिया इम्पोजेज, इतना का ही यदि हम इंट्रो नेगेटिव बना दे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो आसानी से ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव डज हो जाएगा, तब हो जाएगा डज इंडिया नॉट इम्पोज। अब ऑप्शन देख लोगे तो आंसर निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए, डज इंडिया इम्पोज, जबकि ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कह रहा है, तो यहाँ नट तो कहीं लगाया नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। वाई इंडिया इम्पोजेज, ये इंट्रोगेटिव है केवल। डजंट इंडिया चलेगा, इसलिए कि यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म में डजंट एक साथ हो सकता है। यहाँ डिड लगा दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा? सी। द वर्ड ऑस्टेंसिबली मोस्ट नियरली, ऑस्टेंसिबली का अर्थ क्या है? अस्पष्ट रूप से। अभी अभी हमने आपको बताया है। सीक्रेटली हो गया गुप्त रूप से। ये है सपोजली और अपेरेंटली, बिल्कुल सही है यार। सर्टेनली, निश्चित, परमानेंटली, परमानेंटली ये भी है अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। द वर्ड सब्ज्यूम, इसका अर्थ क्या है? तो अपने दायरे में ले लेना। हाँ, अपने दायरे में लेना। तो याद करें, जीएसटी सब्ज्यूम कर रहा था, दायरे में लेना। तो टू ऑब्जर्व और इंक्लूड हो सकता है, रिजेक्ट खारिज करना, सेपरेट अलग करना, डिले देर करना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार व्हाट वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीएसटी। जीएसटी के माध्यम से प्राइमरी स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ? अब पूछ रहा है तो इट रिड्यूसेस इनकम टैक्स, नहीं। इट क्रिएटेड ए सिंगल टैक्स रिप्लेसिंग मेनी डायरेक्ट टैक्सेस, यही होना चाहिए। इट एलिमिनेटेड कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया, नहीं। याद करें, जीएसटी के अलावा कस्टम्स ड्यूटी है। इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आप लोग इस सेशन को लाइक करेंगे, दोस्त मित्रों में शेयर करेंगे, और हमारा चैनल को, विद्यादान को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा ऐप है कॉम्पिटिशन प्रो, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्सेस को अवेल कीजिए। थैंक यू।